जी बेटे जी। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और इसको हम पास्ट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस को हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। ये दोनों नाम है इसके। अच्छा, अब से पहले हमने जितने भी टेंसेस किए हैं, ये 10th लेक्चर है हमारा टेंसेस के ऊपर, और कुछ के डबल डबल लेक्चर्स भी हुए। तो हमने पहले सेंस पढ़ी थी कि इस टेंस की सेंस क्या होती है, यानी कि यूज किन मौके के ऊपर होता है, ये किन सिचुएशंस में, किन कंडीशंस में। लेकिन इस टेंस का हम पहले स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। देखो ये बेटे प्रेजेंट कंटिन्यूअस से मिलता जुलता है, बस इसके अंदर वॉज और वर का इस्तेमाल करना है। आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नेम्स के साथ वॉज, और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, और इसे फोर्थ फॉर्म भी हम कहते हैं। और वी, यू, दे और प्लूरल नेम्स के साथ हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। तो आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नेम्स के साथ वॉज, और हुई, यू, दे और प्लूरल नेम्स के साथ वर, और दोनों के बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसकी एग्जांपल देखिए, ही वॉज वेस्टिंग हिज टाइम, वो अपना वक्त जाया कर रहा था। नेगेटिव बनाएंगे तो वॉज के बाद नॉट लगा देंगे, ही वॉज नॉट वेस्टिंग हिज टाइम। क्वेश्चन बनाएंगे तो वॉज को हम स्टार्ट में ले जाएंगे। यही मैं कहता होता ना बेटे, हर टेंस में मैंने आपको बताया है कि भाई मेन जो सेंटेंसेस हैं वो दो ही होते हैं इंग्लिश में। एक हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस जिसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, और दूसरा जो है वो नेगेटिव सेंटेंस है। इन्हीं दो सेंटेंसेस से बाकी सेंटेंसेस बन सकते हैं। अब ही वॉज वेस्टिंग हिज टाइम का वॉज पहले ले जाएंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, वॉज ही वेस्टिंग हिज टाइम, क्या वो अपना वक्त जाया कर रहा था। और जब हम नेगेटिव क्वेश्चन बनाना चाहेंगे तो जो ही वॉज नॉट वेस्टिंग हिज टाइम है, इसका वॉज स्टार्ट में ले जाएंगे, वॉज ही नॉट वेस्टिंग हिज टाइम, क्या वो अपना वक्त जाया नहीं कर रहा था। अच्छा, अब अगर हम WH फैमिली लगाना चाहते हैं तो आप वाई वॉज ही वेस्टिंग हिज टाइम कीजिए। देखिए वॉज ही वेस्टिंग हिज टाइम ये वही है जो, ये देखिए सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 को ही मैंने यहां पर लिखा है, क्वेश्चन नंबर कह रहा हूं, सेंटेंस नंबर 3 को ही मैंने यहां पर लिखा है और पहले वाई लगा दिया है। अच्छा, अब यही सेंटेंस नंबर 4 हम उठा के 6 पे लिखते हैं और पहले वाई लगा देते हैं, वाई। और वही जो हमारा उसूल है कि WH फैमिली को हटाने के बाद भी क्वेश्चन बचना चाहिए। तो वॉज ही वेस्टिंग हिज टाइम, ये देखें ये क्वेश्चन है, और वॉज ही नॉट वेस्टिंग हिज टाइम, ये भी एक क्वेश्चन है, और दोनों से पहले हमने वाई लगा दिया। तो वाई वॉज ही वेस्टिंग हिज टाइम और वाई वॉज ही नॉट वेस्टिंग हिज टाइम। तो मेन सेंटेंस हो गए ये दो, एक सिंपल, ये हर लेक्चर में मैं आपको बताता हूं, और दूसरा नेगेटिव। सिंपल सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, और सिंपल सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है, ये इसी के सारे कुछ जागोनिक टेक्निकल नेम है, और सादा अल्फाज में हम इसे कहते हैं कि ये सिंपल सेंटेंस है, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का वॉज स्टार्ट में ले जाएंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस का वॉज पहले ले जाएंगे तो नेगेटिव क्वेश्चन बन जाएगा। और जब हमने क्वेश्चंस बना लिए तो क्वेश्चन बनाने के बाद व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ जब हम करते हैं तो
क्वेश्चन में एडिशनल सेंसेस का इजाफा हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वाई के अंदर क्या सेंस होती है, रीजन की। व्हेन के अंदर क्या सेंस होती है, टाइम की। वेयर के अंदर क्या सेंस होती है, प्लेस की। हाउ के अंदर क्या सेंस होती है, मैनर की, अंदाज की। ठीक है, तो जब हम WH फैमिली अटैच कर देते हैं क्वेश्चंस के साथ, तो उसमें स्पेसिफिक सेंसेस का इजाफा हो जाता है। वॉज ही वेस्टिंग हिज टाइम, क्या वो अपना वक्त जाया कर रहा था, ये भी क्वेश्चन है। लेकिन जब हम वाई लगाएंगे तो क्वेश्चन में स्पेसिफिक सेंसेस का इजाफा होगा कि वाई वॉज ही वेस्टिंग हिज टाइम, क्यों जाया कर रहा था अपना वक्त, कब वो अपना वक्त जाया कर रहा था, व्हेन वॉज ही, कैसे वो अपना वक्त जाया कर रहा था, हाउ वॉज ही वेस्टिंग हिज टाइम, कहां वक्त वो अपना जाया कर रहा था, कहां, तो वेयर वॉज ही वेस्टिंग हिज टाइम। अब देखिए कि इसका पैसिव स्ट्रक्चर कैसे बनता है। पहले हम ये जो पहला टेंस है जिसके हम स्ट्रक्चर्स पे बात कर रहे हैं, देखो इसका पैसिव बनाना भी बड़ा आसान है। बीइंग को हम यूज करते आ रहे हैं, तो वही आए, ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ वॉज तो लगना है। ठीक है, और वही यू, दे और प्लूरल नेम्स के साथ वर्ब भी लगना है। उसके बाद हमने बीइंग का इजाफा करना है। कंटिन्यूअस टेंसेस जो होते हैं उनके पैसिव वॉइसेस जनरली बीइंग में बनते होते हैं, और पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, जिस टेंस का भी आप पैसिव वॉइस बनाएंगे ऑलमोस्ट, तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आए। ठीक है, तो सब्जेक्ट्स आ गए, ये आपके सब्जेक्ट्स हैं सारे। ये देखिए, आई भी सब्जेक्ट है, ही, शी, इट सिंगुलर नेम, वो, यू, दे प्लूरल नेम्स, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। उनके बाद वॉज और वर आ गया, और उसके बाद बीइंग आ गया, और बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म आ गई। अब इसकी एग्जांपल देखिए। अब अगर मैं कहूं कि लड़के गाने गा रहे थे, एक्टिव वॉइस है, कैसे पता चला कि यहां पर एक्शन जो हो रहा है वो गाने का हो रहा है, और एक्शन डूअर भी मौजूद है यहां पे। ठीक है, बॉयज हैं वो, द बॉयज वर सिंगिंग सॉन्ग्स। अच्छा, अब सेंटेंस नंबर 2 देखिए, नए गाने गाए जा रहे थे। अच्छा, अब कौन गा रहा था ये नहीं लिखा हुआ यहां पे, तो ये पैसिव वॉइस का है। तो न्यू सॉन्ग्स वर बीइंग संग। देखें, और ये भी मैं आपको हर टेंस में बताता हूं कि देखो बेटे, जो एक्टिव वॉइस होता है उसका अपना सब्जेक्ट होता है, और जो पैसिव वॉइस होता है उसका अपना सब्जेक्ट होता है। ठीक है, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो एक्शन डूअर होता है, द बॉयज वर सिंगिंग सॉन्ग्स। और जो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो एक्शन रिसीवर होता है, द न्यू सॉन्ग्स वर बीइंग संग, नए गाने गाए जा रहे हैं। सॉन्ग्स के बाद वर आया, ये देखिए, वर के बाद फिर बीइंग आया, और उसके बाद संग आया, और थर्ड फॉर्म आया है ये सिंग की, सिंग, सैंग और संग। अच्छा जी, अब यहां पर मैंने लिखा, यहां तक बात समझ आई है आप लोगों को? हमने सिर्फ स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं। ये जनाब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, ये सब्जेक्ट्स हैं आपके, और उसके बाद वॉज वर का यूज है, और उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म का यूज है जी। ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद एग्जांपल दी हमने। अब मैंने यहां पर लिखा हुआ स्टॉप, कंसिडर दिस पॉइंट, स्टॉप, कंसिडर दिस पॉइंट। अच्छा, अब जो इस टेंस की डेलिकेसी है, अब हम उसका जिक्र करते हैं। देखिए, वी कैन मेक सेंटेंसेस with a single clause
if we use past perfect tense in context, अब इसका मतलब क्या है ये फिर देखते हैं। आप पहले इस छोटे से एक पैराग्राफ को पढ़ो। I visited a flood affected area yesterday। ये है पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल। कहता है कि मैंने कल एक सैलाब ज़दा इलाके का दौरा किया। ठीक है, I visited, the condition of the people was horrible। ये पास्ट जीरो एक्शन, कि लोगों की जो कंडीशन थी वो हॉरेबल थी। फिर मैंने लिखा they were weeping over their loss, they were weeping over their losses, वो अपने नुकसानात पर रो रहे थे। अब इस बात को समझो, ये जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है ना, इसके सेंटेंसेस, अच्छा सेंटेंस में कम से कम एक क्लॉज होना चाहिए ना। ये जो मैं शुरू में मैंने आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर का लेक्चर दिया था, तो उस पर मैंने बताया था कि किसी भी सेंटेंस में कम से कम एक क्लॉज होना चाहिए, याद है? किसी भी सेंटेंस में कम से कम एक क्लॉज होना चाहिए। हाँ, अधिका कह रही है यस। क्यों जी, बाकी बच्चे बताओ। किसी भी सेंटेंस में कम से कम एक क्लॉज का होना तो लाजमी है ना, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब। क्लॉज का मतलब होता है सब्जेक्ट और वर्ब। क्यों जी, क्या कहते हो? हाँ, अच्छा तो फिर अगर किसी भी सेंटेंस में एक क्लॉज का होना लाजमी है, तो फिर मैंने आपको रोका क्यों है इधर? तो ये फिर सेंटेंस ठीक है ना, दे वर वीपिंग ओवर देयर लॉसेस। अब देखिए, होता बेटे ऐसे है कि अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एक स्याको सबाक के साथ आ रहा है ना, तो फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो सेंटेंस होगा वो एक क्लॉज के साथ लिखा जा सकता है। यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो सेंटेंस होगा उसको सिंगल क्लॉज में तब लिखा जा सकता है जब आपको स्याको सबाक पहले पता हो। अच्छा, वरना ये जो पास्ट कंटिन्यूअस, वरना ऐसा होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो एक कॉम्बिनेशन बनाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ। यानी कि इस कॉम्बिनेशन को आप समझो। कॉम्बिनेशन क्या है? was, were, was और were प्लस ing form of verb प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब देखो, असल में ये जो मैंने फॉर्मूला यहां पर लिखा है, वॉज, वर और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब जो है, ये आता है पास्ट कंटिन्यूअस में। अभी हमने पढ़ा है ना पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर, वॉज, वर और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है ये आती है पास्ट इंडेफिनिट में या पास्ट सिंपल में। पास्ट इंडेफिनिट में या पास्ट सिंपल। अब सेंटेंस देखो जो मैं समझाना चाह रहा हूं। आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन। मैं अपने एक पुराने दोस्त से मिला। When I was going to बाजार, जब मैं बाजार जा रहा था। अब इस बात को समझो कि अगर मैं सिर्फ आपको ये बताऊं, देखो अब फर्ज करो हम आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं,
है। मैं आपको एक वाक्य बताता हूं, मैं कहता हूं कि आई वॉज गोइंग टू बाजार, मैं बाजार जा रहा था, तो आप उससे आगे पूछोगे ना कि सर फिर क्या हुआ बताएं। इसी तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है उसके साथ एक स्याको सबाक का होना लाजमी होता है, ठीक है। अब उसको सिंगल क्लॉज में तब लिखा जा सकता है, ये देखें, दे वर वीपिंग ओवर देयर लॉसेस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को सिंगल क्लॉज में तब लिखा जा सकता है कि जब उससे पहले स्याको सबाक मौजूद हो। I visited a flood affected area yesterday. The condition of the people was horrible. अब ये पूरा कॉन्टेक्स्ट मौजूद है कि कल मैंने दौरा किया था, वहां लोगों की कंडीशन हॉरिबल थी। अब मैंने यहां पर पास्ट कंटिन्यूअस का यूज किया है। अच्छा, और पास्ट कंटिन्यूअस, अब पास्ट कंटिन्यूअस का ये जो सेंटेंस है इसमें सिंगल क्लॉज इस सूरत में यूज किया जा सकता है। अच्छा, फर्ज करो कि अगर मैं अकेला यही फिक्रा बोलूं, दे वर वीपिंग ओवर देयर लॉसेस, तो ये तो नामुकम्मल इंफॉर्मेशन हो गई ना। या चलो अगर मैं कहूं द पीपल वर वीपिंग ओवर देयर लॉसेस, लोग अपने नुकसानात पे रो रहे थे। अगर मैं सिर्फ ये सेंटेंस बोलूं तो आप पूछोगे ना सर क्यों, कहां, कब की बात कर रहे हैं, सिचुएशन बताएं क्या थी, ठीक है। अब तो मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि आप लोग एक कॉन्टेक्स्ट बनाया करें इसका पास्ट कंटिन्यूअस का, ठीक है। या तो पास्ट कंटिन्यूअस को अलग-अलग फिक्रों के साथ लिखें, कॉन्टेक्स्ट बनाएं, फिर पास्ट कंटिन्यूअस लिखें, इसके बाद भी बेशक पास्ट इंडेफिनिट लिखें। लेकिन अगर आपके पास है ही सिंगल सेंटेंस जिसमें आपने पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करना है, तो उसमें कम से कम दो क्लॉजेस होने चाहिए। एक क्लॉज होगा पास्ट कंटिन्यूअस का और दूसरा क्लॉज होगा जो कि उसका स्याको सबाक बनाएगा, जो कि इसके मानों को पूरा करेगा। देखो, अकेला फिक्रा है व्हेन आई वाज गोइंग टू बाजार, जब मैं बाजार जा रहा था, तो फिर भाई, तो अब ये एक अधूरी सेंस है व्हेन आई वाज गोइंग टू बाजार। ये देखो, आप कहो आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन व्हेन आई वाज गोइंग टू बाजार, या यहीं से फिक्रा शुरू करो, व्हेन आई वाज गोइंग टू बाजार, कॉमा, आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन। ये देखो, ये व्हेन आई वाज गोइंग टू बाजार, इसको हम इस पूरे क्लॉज को उठा के पहले भी ला सकते हैं। अब मैं अपनी बात जो गुजारिश में कर रहा हूं, मैं इसको रिवाइज करता हूं। देखें, मैंने आप लोगों को रोका इसलिए है बेटे कि मैं कह रहा हूं कि जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसका कोई कॉन्टेक्स्ट होना लाजमी है। वो देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है उसका कॉन्टेक्स्ट होना लाजमी नहीं है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक सेंटेंस जिसमें सिंगल क्लॉज हो तो वो भी अपना पूरी इंफॉर्मेशन देता है, अपना मकसद पूरा करता है। जैसे मैं तुम्हें कहूं कि बच्चों मैं तुम्हें इस वक्त पढ़ा रहा हूं, अब देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है कि बॉयज एंड गर्ल्स, माय चिल्ड्रन, कॉमा, आई एम टीचिंग यू नाउ। अच्छा, इसी तरह जो हमने टेंस किया था प्रेजेंट सिंपल, उसके भी कॉन्टेक्स्ट की जरूरत नहीं है। मैं कहूं कि हुकूमत हर साल कीमतें बढ़ा देती है, देखिए मुकम्मल फिक्रा है ये। लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ऐसा टेंस होता है जो कि अपना कॉन्टेक्स्ट मांगता है, जो कि अपना स्याको सबाब मांगता है। और अगर इसे सिंगल क्लॉज में लिख दिया जाए ना, अलग थलग, सिर्फ देखो ना, अब फिर मैं फिर इसको हाईलाइट करता हूं, ये देखो, देवर वीपिंग ओवर देयर लॉसेस, अगर यही अकेला फिक्रा आपके सामने आए तो ये अधूरी अधूरी सेंस दे रहा है बेटे, इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है ये, ठीक है। इसी तरीके से अगर व्हेन आई वाज गोइंग टू बाजार या आई वाज गोइंग टू बाजार ही आ जाए तो ये भी अधूरी सेंस दे रहा है, ठीक है।
अब हुजूरे वाला गुजारिश मेरी ये है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को या तो कॉन्टेक्स्ट में लिखो, उससे पहले कॉन्टेक्स्ट दो, फिर उसको सिंगल क्लॉज में लिखो, या फिर उसका कॉम्बो बनाओ। एक उसका कॉम्बो कैसे बनाओ, उसका कॉम्बिनेशन कैसे बनाओ, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ। अच्छा, और इसका दूसरा कॉम्बो ये भी बन सकता है, दोनों तरफ वॉज वर की आईएनजी वाली फॉर्म लगाएं, वॉज वर के बाद दोनों क्लॉजेस में। देखो इसकी मिसाल मैं लिखता हूं डायरेक्ट, ये देखो, इसका मैं कलर चेंज कर दूं। देखो जी, द बॉयज वर मेकिंग अ नॉइज, लड़के शोर मचा रहे थे। अब अगर मैं सिर्फ इतना फिक्रा लिखूं कि लड़के शोर मचा रहे थे, तो ये एक नामुकम्मल सेंस है। आगे लिखता हूं, व्हेन द स्पीकर वॉज स्पीकिंग, जब मुकर्रर तकरीर कर रहा था। अब देखो, अब ये एक सेंस मुकम्मल हुई है यहां पे। तो भाईजान मैं गुजारिश आपसे ये कर रहा हूं कि अगर तो आप लिखना चाहते हो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सिंगल क्लॉज में, एक क्लॉज में लिखना चाहते हो, तो उससे पहले कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट दो, या फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के कॉम्बोज बनाओ। या तो एक क्लॉज में कॉम्बो कैसे बनाओगे, अगर एक तरफ पास्ट कंटिन्यूअस है तो दूसरी तरफ आई मेट, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल का कॉम्बो बनाओ, या फिर दोनों तरफ दोनों क्लॉजेस में पास्ट कंटिन्यूअस होने चाहिए। क्या समझे, मेरी बात समझ लगी है बेटे आपको? मिसबा कह रहे हैं यस, हदीका कह रही हैं यस। चलें, हदीका कह रही हैं बहुत अच्छे से, शाबाश, चलें जी। चलो जी बेटे, हाँ, अब मिसबा ने सेंटेंस लिखा, वी वर गोइंग टू लाहौर व्हेन आवर टायर गॉट बर्स्ट। ठीक हो गया जी, गॉट बर्स्ट, ठीक है। अच्छा जी, अब सेंटेंस नंबर 1 है, जब हम मुताला कर रहे थे तो तुम शोर क्यों मचा रहे थे। When we were studying, comma, why were you making a noise? When we were studying, अच्छा ये when, हम्म, why why were you making a noise, ये क्वेश्चन है यहाँ पे, ये when क्वेश्चन नहीं है बेटे। तो when के बाद we were studying आएगा, इसको सीधा करके लिखना है फिक्रे को। तो why were you making a noise when we were studying, ये देखो क्वेश्चन मार्क, यहां पर वाई जो है क्वेश्चन पूछ रहा है बेटे, वाई वर यू मेकिंग अ नॉइज, व्हेन यहां पर क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। हाँ जी, कोई इशू नहीं है बेटे, वही तो मैं, हाँ जी, यूज ऑफ आईएनजी टॉइस आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, वही तो मैंने बताए हैं ऊपर ये बातें, देखो ये दो फिक्रे बनाए हैं मैंने। तो दो कॉम्बोज बन सकते हैं इसके, एक ये वाला, ये देखिए मैं इसको
दोबारा गुजारिश करता हूं आपसे, ये देखो जी, ये दो कॉम्बिनेशंस है, दोनों ठीक। एक क्लॉज में वॉज, वर और आईएनजी वाली फॉर्म, और दूसरे क्लॉज में वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये देखो, ये दो कॉम्बोज बताए हैं मैंने। यानी कि कोई ना कोई पास्ट का कॉन्टेक्स्ट दो बेटे। तो दोनों तरफ आईएनजी वाली फॉर्म आ सकती है। इस बार समझे बात को। अच्छा जी, अब ये ही बात आप लोगों को बतानी थी मैंने। अब मैंने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ना सिंगल सिंगल क्लॉजेस लिखे हैं यहां पे, ठीक है। इसके इनकम्प्लीट मीनिंग्स हैं। ये ऊपर वाला जो सेंटेंस है ये है कंप्लीट मीनिंग का, जब हम मुताला कर रहे थे तो तुम चोर क्यों मचा रहे थे। अब ये अगले जो सेंटेंसेस हैं ये प्रैक्टिस के लिए मैंने लिखे हुए हैं सिर्फ। बागबान पौधों की काट छांट कर रहा था। अब बताओ ये पूरा फिक्रा किसके बारे में है? बागबान पौधों की काट छांट कर रहा था जी। बंद कर दो। बताइए जी, ये पूरा सेंटेंस किसके बारे में है? हाँ, बागबान के बारे में। माली बेटे। हम्म, बिल्कुल ठीक है मिसबा। GARDENER, द गार्डनर वॉज ट्रिमिंग द प्लांट्स। अच्छा, फिर मैं गुजारिश करूं कि ये अधूरा फिक्रा है, फिलहाल हम सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ये कर रहे हैं। आगे व्हेन के साथ कोई और कॉन्सेप्ट जुड़ना चाहिए यहां पे। अच्छा, पौधों की काट छांट की जा रही थी। एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है? जी, हदीका कह रही है कि पैसिव वॉइस है। तो द प्लांट्स वर, अब मुझे बताओ वर के आगे क्या लगाऊं? द प्लांट्स वर, द प्लांट्स वर, हाँ, बीइंग। बिल्कुल ठीक है जी। तो पैसिव वॉइस में वॉज वर के बाद बीइंग आता है, बीइंग। और बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म ट्रिम्ड। ट्रिम का मतलब होता है कुतरना, काट छांट करना। गुज़िश्ता रोज डॉक्टर मरीजों की हिम्मत बंधा रहा था। एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है? जी, एक्टिव या पैसिव? मैं आपको अनम्यूट भी करता हूं, ठहरे। जी, एक्टिव है। ठीक हो गया जी। तो द डॉक्टर वॉज एनकरेजिंग द पेशेंट्स यस्टरडे। गुज़िश्ता रोज यानी कि कल। अच्छा, गुज़िश्ता रोज मरीजों की हिम्मत बंधाई जा रही थी। अब ये बताओ एक्टिव है कि पैसिव? बताइए। अदीका कह रही हैं पैसिव है, वली भी कह रहे हैं पैसिव है। ठीक हो गया जी। तो द पेशेंट्स
वर, वर के बाद बताओ क्या लगाऊं? बिल्कुल, बीइंग encouraged yesterday. The patients were being encouraged yesterday. हम अपने फराइज तनदही से सरअंजाम दे रहे थे। तनदही से मतलब डिटर्मिनेशन के साथ। जी। एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है? बताइए। एक्टिव है, बिल्कुल ठीक है। तो वी वर, बिल्कुल जी, परफॉर्मिंग आवर ड्यूटीज विद डिटर्मिनेशन। अच्छा, फराइज तनदही से सरंजाम दिए जा रहे थे। जी, पैसिव है, शाबाश। द ड्यूटीज, द ड्यूटीज के आगे जरा फिक्रा लिखवाओ। द ड्यूटीज, जी हाँ, अच्छा लिखा है किसी ने? मिसबा ने लिखा हुआ है, ठीक है। द ड्यूटीज वर बीइंग परफॉर्म्ड विद डिटर्मिनेशन। ये फिक्रा देखो, जब खैरात बांटी जा रही थी तो वजीर आला की कुशादा दिली की मशहूरी भी की जा रही थी। हाँ, ये है अब कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट वाला सेंटेंस। When arms were being distributed, कॉमा, पैसिव वॉइस है क्योंकि खैरात बांटी जा रही थी। ये नहीं हम कह रहे कि खैरात बांट कौन रहा था। When arms, खैरात की इंग्लिश होती है आर्म्स, ALMS, आर्म्स, और इसके साथ वर आता है। When arms were being distributed, the generosity, कुशादा दिली का मतलब है सखावत, लार्ज हार्टेडनेस। तो लार्ज हार्टेडनेस भी आप लिख सकते हो यहां पर, और जेनरोसिटी भी। व्हेन आर्म्स वर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, द जेनरोसिटी ऑफ चीफ मिनिस्टर was also being publicized, पब्लिसाइज या मशहूरी करना, एडवर्टाइज्ड, दोनों पैसिव के स्ट्रक्चर है। When arms were being distributed, comma, the generosity of chief minister was also being advertised. देखो, arms were being distributed और generosity was being advertised। ये देखो, इस फिक्रे को सीधा करके लिखना है अगर, तो आप कॉमा के बाद से सेंटेंस स्टार्ट करो। द जेनरोसिटी ऑफ चीफ मिनिस्टर was also being advertised when arms were being distributed। तो इसको यूं भी किया जा सकता है। being projected भी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है मिसबा, बिल्कुल ठीक है, प्रोजेक्टेड भी। चोर चोरी कर रहा था और पुलिस वाले सो रहे थे।
एक्टिव है कि पैसिव है? जी एक्टिव है। बनाओ जरा ये फिक्रा, आप बनाओ जरा। हाँ, द थीफ वॉज स्टीलिंग and the police were sleeping. दोनों एक्टिव वॉइस है, एंड कंजंक्शन है यहाँ पे। द थीफ वॉज स्टीलिंग और द पुलिस वर स्लीपिंग। अच्छा, पुलिस वाले, इसको भी हम पुलिस ही बोल लेंगे। शरीर लड़कों की सर्जनिश की जा रही थी। एक्टिव के पैसिव? शरीर लड़कों की सर्जनिश की जा रही थी, हाँ जी पैसिव है। द नॉटी बॉयज वर बीइंग। अच्छा, सर्जनिश करना क्या होता है बेटे? सजा देना या झिड़कना? जी, झिड़कना, बिल्कुल। और झिड़कने की इंग्लिश है बड़ी आसान सी, REBUKE। ये फर्स्ट फॉर्म है रिब्यूक, और सेकंड फॉर्म इसकी रिब्यूक्ड है, और थर्ड फॉर्म भी रिब्यूक्ड है। देखो ये कितना आसान सा लफ्ज है, रिब्यूक्ड, REBUKED, रिब्यूक्ड। और भी इंग्लिश है, रिप्रिमेंडेड है, रिप्रोच है, रिप्रोच। अच्छा, रिप्रोच का लफ्ज भी बड़ा आसान है, देखो, री और प्रोच, रिप्रोच। और रिप्रोच की भी सेकंड फॉर्म हो जाएगी रिप्रोच्ड। अप्रोच का लफ्ज आपको पहले ही आता है, ईडी में हटाता हूं यहां से, ये देखो। अच्छा, अप्रोच के यही स्पेलिंग होते हैं या डबल पी आता है उसमें? बताइए, अप्रोच में सिंगल पी है या डबल पी है? डबल पी है, हाँ। रिप्रोच में बस सिंगल पी है, रिप्रोच। तो अप्रोच का लफ्ज आपको आता है ना पहले, तो रिप्रोच का भी याद कर लो। और रिप्रोच, रिप्रोच्ड सेकंड फॉर्म, और रिप्रोच्ड ही थर्ड फॉर्म। झिड़कना, सर्जनिश करना। अच्छा जी। बर्मा में नौजवान, बच्चे और बूढ़े जिंदा जलाए जा रहे थे। बोलो एक्टिव है कि पैसिव वॉइस है? अब यह है मुसलसल पैराग्राफ। बर्मा में नौजवान, बच्चे और बूढ़े जिंदा जलाए जा रहे थे, पैसिव है, शाबाश। और जबकि यूएनओ तालियां बजा रही थी, ये दूसरा हिस्सा बताओ क्या है, एक्टिव है कि पैसिव है? और जबकि यूएनओ तालियां बजा रही थी, ये एक्टिव है, शाबाश। जबकि यूएनओ तालियां बजा रही थी। अच्छा, अब मैं एक दफा ना हम इसको एक्टिव पैसिव डिटरमिन कर लेते हैं, फिर इसको ना अलग अलग करके तो इसको बनाते हैं। फिर सिर्फ चंद न्यूज चैनल्स ही बर्मा में मौत का रक्स दिखा रहे थे। बताओ एक्टिव है कि पैसिव है? एक्टिव है, क्योंकि मौत का रक्स दिखा रहे थे, एक्शन हो रहा है, और एक्शन डूअर यहां पर न्यूज चैनल है।
मगर बाकी मगर बाकी लोग जालिमों का साथ दे रहे थे। ये एक्टिव है या पैसिव है, बताओ। मगर बाकी लोग जालिमों का साथ दे रहे थे, हाँ ये एक्टिव है। अच्छा, ये सब मुआशी मफाद हासिल करने के लिए किया जा रहा था। एक्टिव है कि पैसिव है जी। ये सब मुआशी मफाद हासिल करने के लिए किया जा रहा था। नहीं मिसबा, पैसिव है ये, क्योंकि एक काम किया जा रहा है, लेकिन काम कर कौन रहा है। अगर तो ये फिक्रा होता ना कि ममालिक ये सब या तरक्की याफ्ता ममालिक ये सब मुआशी मफाद हासिल करने के लिए कर रहे थे, तो फिर एक्शन डूअर क्लियर हो जाता। सियासतदान अपनी दुकानें चमका रहे थे। एक्टिव है कि पैसिव है? एक्टिव या पैसिव? एक्टिव है, शाबाश। ठीक है जी, एक्टिव है। सदीका, मिसबा। मजहबी रहनुमा सिर्फ दुआएं कर रहे थे जी। एक्टिव या पैसिव? एक्टिव है। लास्ट सेंटेंस है, बर्मा में कत्लो गारत गरी के खिलाफ। बर्मा में, बर्मा में कत्लो गारत गरी के खिलाफ आलमी सतह पर एहतजाज क्यों नहीं किया जा रहा था? हाँ ये पैसिव है, शाबाश। ये पैसिव है हुजूर। क्योंकि जो एहतजाज का एक्शन है उसका डूअर क्लियर नहीं है ना इधर। ठीक है, अब हम इसको कर लेते हैं अलग अलग और इसके सेंटेंसेस बनाते हैं। मगर बाकी लोग गरीबों का साथ, जालिमों का साथ दे रहे थे। ये सब मुआशी मफाद हासिल करने के लिए किया जा रहा था। सियासतदान अपनी दुकानें चमका रहे थे। मजहबी रहनुमा सिर्फ दुआएं कर रहे थे। चलें जी। अच्छा, बर्मा में नौजवान, बच्चे और बूढ़े जिंदा जलाए जा रहे थे। द यंगस्टर्स चिल्ड्रन एंड द ओल्ड पीपल वर बीइंग बर्nt। देखो, प्लूरल सब्जेक्ट है ना, तो वर आएगा यहां पे। वर बीइंग बर्nt अलाइव।
while the UNO was doing nothing. देखो मेरा बच्चा, मेरी बात समझो। अब ये डूइंग नथिंग क्यों लिखा है मैंने? burnt alive, वाइल आ गया बीच में कंजंक्शन, इसको कर देते हैं येलो कलर। अच्छा, हाँ, अब ये जो मुहावरा है ना, इसको समझो ये होता क्या है। मुहावरे से मुराद वो नहीं है जो हम उर्दू के इंग्लिश के मुहावरे बोलते हैं कि काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, और नाच न जाने आंगन टेढ़ा, या इंग्लिश के जैसे ईडियम्स हैं, एक्लीज हील, टू बैरी द हैचेट, या टू ब्रेक द आइस। ये ईडियम्स और है। ट्रांसलेशन जो होती है ना बेटे, वो होती है दो किस्म की। एक लफ्ज ब लफ्ज, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, और दूसरी होती है सेंसिकल ट्रांसलेशन, जिसको हम कहते हैं मुहावराती। यानी कि मुहावराती से मुराद मुहावरे लिखना नहीं है, मुहावराती से मुराद है सेंसिकल ट्रांसलेशन, सेंस उठानी है उसकी। और मेरा, जब मैं स्टूडेंट था, अब भी स्टूडेंट ही हूं, आई एम नॉट अ टीचर, जब मैं मतलब 9th-10th में था, तो मैं ट्रांसलेशन करता था वर्ड टू वर्ड। जहां वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन ठीक बैठती थी ना, तो उसको रहने देता था, वरना चेंज कर लेता था। मिसाल के तौर पे, अब एक सेंटेंस है कि घोड़ा हवा से बातें कर रहा था। अब इसकी ट्रांसलेशन अगर मैं करूं वर्ड टू वर्ड, तो वो बनेगी द हॉर्स वॉज टॉकिंग विद द एयर, टॉकिंग टू द एयर। तो लफ्ज ब लफ्ज ट्रांसलेशन करने के बाद अगर मतलब गलत हो जाता है, तो फिर इसका मतलब है कि अब उसकी सेंसिकल ट्रांसलेशन करनी होगी। तो फिर घोड़ा हवा से बातें कर रहा था, तो इसका फिर बनेगा द हॉर्स वॉज रनिंग वेरी फास्ट, द हॉर्स वॉज रनिंग एट फुल स्पीड। अब यहां भी यूएनओ तालियां बजा रही थी, इसका ये नहीं करना कि द यूएनओ वॉज क्लैपिंग देयर हैंड्स। इसका मतलब है तालियां बजा रही थी, कुछ नहीं कर रही थी वो। बात समझ आई है मेरी? अच्छा जी, सिर्फ चंद न्यूज चैनल ही बर्मा में मौत का रक्स दिखा रहे थे। ओनली फ्यू न्यूज चैनल्स वर टेलीवाइजिंग या ब्रॉडकास्टिंग, वो भी ठीक है, द डांस ऑफ डेथ इन बर्मा। हाँ जी, वो शोइंग डेवास्टेटेड सिचुएशन, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन देखो, अब अगर मैं लफ्ज ब लफ्ज भी तर्जुमा करूं ना, डांस ऑफ डेथ, तो ये ठीक बनता है, मौत का रक्स, डांस ऑफ डेथ, मतलब चेंज नहीं हुआ इस पे। तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करके देख लिया करो बेटे। अगर वो सही तर्जुमा नहीं कर रही है तो ठीक है, वरना उसकी सेंस उठा लिया करो। मगर बाकी लोग जालिमों का साथ दे रहे थे, बट द रेस्ट ऑफ द पीपल वर सपोर्टिंग द oppressors, oppressors जालिम।
बट द रेस्ट ऑफ द पीपल, बाकी लोग, रेस्ट ऑफ द पीपल, बाकी लोग, प्लूरल है तो वर आएगा, सपोर्टिंग आईएनजी वाली फॉर्म आ गई, एक्टिव वॉइस है, मगर बाकी लोग जालिमों का साथ दे रहे थे। ये सब मुआशी मफाद के लिए किया जा रहा था। कैसे शुरू करें बेटे इसे? नहीं, इट्स ऑल नहीं, दिस वॉज, ऑल दिस वॉज, ठीक है। दिस वॉज डन, अच्छा दिस वॉज डन लिखूं या दिस वॉज बीइंग डन लिखूं? बीइंग का इजाफा होना है ना इधर। all this was done to get economic benefit। अच्छा, इकोनॉमिक और इकोनॉमिकल में फर्क है। इकोनॉमिक का मतलब होता है मौशी, माली, और इकोनॉमिकल का मतलब होता है सस्ता। जैसे हम कहते हैं कि ये वाली जो 100 या 125 सीसी बाइक है वो महंगी पड़ती है, और जो 70 सीसी बाइक है वो सस्ती पड़ती है। तो मैं यूं कहूंगा कि वो 70 सीसी बाइक जो है वो इकोनॉमिकल है। तो इकोनॉमिक मुआशी और इकोनॉमिकल सस्ता। अच्छा, सियासतदान अपनी दुकानें चमका रहे थे, इसका तो बनाओ बेटे। जी, द पॉलिटिशियंस वर, दुकानें चमकाना होता क्या है? वर लुकिंग फॉर देयर ओन इंटरेस्ट्स। द पॉलिटिशियंस वर फुलफिलिंग, नहीं, मिसबा का ठीक है, वर लुकिंग फॉर देयर ओन इंटरेस्ट, यानी अपने मकासद हासिल करने का करने का सोच रहे थे, अपने मकासद हासिल करने की तरफ जा रहे थे। मजहबी रहनुमा सिर्फ दुआएं कर रहे थे, इसका तो बनाओ बेटे। द रिलीजियस लीडर्स वॉज या वर? वर। हम्म
मजहबी रहनुमा सिर्फ दुआएं कर रहे थे. द रिलीजियस लीडर्स वर ओनली प्रेइंग. या वर डूइंग नथिंग प्रैक्टिकल. वर ओनली प्रेइंग या डूइंग नथिंग प्रैक्टिकल. सिर्फ दुआएं कर रहे थे मतलब अमली तौर पर कुछ नहीं कर रहे थे. बर्मा में कत्लो गारत गरी के खिलाफ आलमी सतह पर एहतजाज क्यों नहीं किया जा रहा था? Why was protest not being made against the massacre in Burma? Why was अच्छा आलमी सतह पर ये रह गया फ्रेज. Why was international protest not being made? Why was protest on international level not being made? Against the massacre in Burma. Massacre का मतलब होता है कत्लो गारत, कत्लेआम. स्पेलिंग इसकी आसान है, MASSACRE बस मुश्किल है, MASSACRE. ठीक है जी. चलो जी, अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 1 पे. बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट है. वली और हदीका कह रहे हैं चार्ली, तो चार्ली को हम करते हैं हाईलाइट. When I was thinking, जब मैं सोच रहा था, a nice plan came into my mind. अच्छा, when I was thought गलत है बेटे, इसका तो बन जाएगा कि जब मैं सोच था. When I was thought, या जब मुझे सोचा जाता था. बीटा है when I was thinking a nice plan comes. यहां पर comes क्यों है? जब पहले पास्ट चल रहा है तो बाद में प्रेजेंट क्यों है फिर? और केमिंग लफ्ज होता ही नहीं है, डेल्टा में केमिंग गलत है. ठीक. क्वेश्चन नंबर 2 बताइए. मिसबा भी कह रहे हैं चार्ली, तो हम इसको कर देते हैं हाईलाइट. द ओल्ड पोर्ट्रेट्स वर बीइंग रिप्लेस्ड. पुरानी जो पोर्ट्रेट्स थी, जो तस्वीर थी, उनको तब्दील किया जा रहा था. अच्छा, वर के बाद बीइंग और रिप्लेस्ड.
ठीक हो गया जी। अच्छा, अल्फा है द ओल्ड पोर्ट्रेट्स वर रिप्लेसिंग। इसका मतलब है कि जो ओल्ड पोर्ट्रेट्स है वो खुद किसी चीज को रिप्लेस कर रही थी। ये तो इसकी सेंस ही ना बनी। वर रिप्लेसिंग ये गलत है यहां पर। बीटा है द ओल्ड पोर्ट्रेट्स वर बीन रिप्लेस्ड। भाई वॉज वर के बाद बीन नहीं आता होता, या तो वॉज वर के बाद डायरेक्ट थर्ड फॉर्म आती है, वो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस होता है, या वॉज वर के बाद बीइंग आता है, वो पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस होता है। तो यहां पर वर बीइंग गलत है। अच्छा, डेल्टा में इशू ये है कि ओल्ड पोर्ट्रेट्स अगर प्लूरल हैं तो इनके साथ वॉज क्यों लगा हुआ है? फिर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो इसके बाद वर आना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 3 बताओ आप। हम्म नहीं बेटे, बीटा नहीं हो सकता। बीटा तो तब होता ना कि अगर मेरा बेटा कोई मुर्गी होता तो। इसकी सिचुएशन ये है कि लाई, ले और लेन, और उसके बाद LYING लाइंग। इसका मतलब होता है लेटना या फ्लैट जगह पे पड़े होना। और दूसरा होता है ले, लेड, लेड और लेइंग। LAYING लेइंग। इसका मतलब होता है किसी चीज को फ्लैट जगह पे रखना या फिर अंडे देना। तो इन दोनों फॉर्म्स में फर्क देखिए। लाई, ले, लेन, लाइंग। बल्कि ऐसा करो, ये एक और भी फॉर्म लिखो साथ। लाई, लाइड, लाइड और लाइंग। ये देखो, इस तरह बनाते हैं। लाई, लाइड, लाइड और लाइंग हो तो इसका मतलब है झूठ बोलना। ठीक है। लाई, ले, लेन और लेइंग का मतलब होता है या तो लेटना, लेटे होना, या किसी चीज का फ्लैट जगह पे पड़े होना। जैसे कि माई बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल। अच्छा, ले, लेड, लेड का मतलब है या तो किसी चीज को फ्लैट जगह पर रखना। जैसे मैं कहूं कि मेरी वालदा चाय का कप हमेशा मेज पर रखती हैं, तो मैं कहूंगा कि माई मदर लेज, LAYS लेज द टी कप ऑन द टेबल। किसी चीज को फ्लैट जगह पे रखना। अच्छा, अगर मैं कहूं कि मुलाजमा ने कपड़े इस्त्री करके मेज पे रख दिए, तो मैं कहूंगा कि द मेड सर्वेंट लेड द क्लोथ्स ऑन द टेबल आफ्टर आयरनिंग देम। तो या तो इसका मतलब होता है फ्लैट जगह पे रखना, या इसका मतलब होता है अंडे देना। ठीक है, तो डेल्टा करेक्ट है हुजूर इसका। अच्छा, चार्ली तो इसलिए गलत है कि माई सन वॉज, इसके बाद सेंस ही नहीं है, इसके बाद ING वाली फॉर्म आनी चाहिए थी जो कि नहीं है। लेइंग का यहां पर मतलब गलत है। अच्छा, एक और भी मैं तुम्हें बात बताऊं।
ये जो लाई, ले, लेन और लाइंग है ना, ये इनट्रांजिटिव वर्ब होता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट्स नहीं आते। लेकिन ले, लेड, लेड और लेइंग ये ट्रांजिटिव वर्ब होता है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट्स आते हैं। तो माई सन वॉज लेइंग व्हाट, ये इस तरीके से भी इसको समझा जा सकता है। अल्फा इसलिए गलत है कि माई सन वॉज लाइंग व्हेन आई एंटर द रूम। भाई एक तरफ पास्ट है और दूसरी तरफ प्रेजेंट है, ये गलत है। अच्छा, अब आप बताओ फोर्थ। तो आप लोग कह रहे हैं अल्फा। He was working on his project when I approached him। हाँ ये ठीक है, was working और I approached। अल्फा इसलिए गलत है कि एक तरफ was working past है और दूसरी तरफ approach present है। अच्छा, when I was working, when he was working on his project when I approaching कैसे हो सकता है बेटे? वर्ब की ing वाली फॉर्म से पहले कोई इज, एम, आर, वॉज, वर्ब वगैरह हो तो फिर है ना बात। आई अप्रोचिंग गलत है। अच्छा, ही वॉज ऑन हिज प्रोजेक्ट, ये भी ठीक है, यानी वो अपने प्रोजेक्ट में मशगूल था। व्हेन आई अप्रोच हिम, अगर एक तरफ पास्ट है तो फिर यहां पर अप्रोच प्रेजेंट क्यों आया है, ये इसलिए गलत है। पांचवें का बताओ आप। वली और मिसबा कह रहे हैं अल्फा और हदीका कह रही हैं चार्ली। हुजूरे वाला इसका अल्फा है। द बेगर्स वर इरिटेटिंग द वॉकर्स। जो फकीर थे वो इरिटेट कर रहे थे, तंग कर रहे थे पैदल चलने वालों को। बीटा इसलिए गलत है कि द वॉकर्स वर बीइंग इरिटेटेड आना चाहिए था ना यहाँ। चार्ली इसलिए गलत है कि द बेगर्स वर बीइंग इरिटेटेड। यहां पर बाय लगा दो तो फिर ठीक है, फिर ये बन जाएगा कि जो फकीरों को इरिटेट किया जा रहा था, यानी वॉकर्स जो थे वो इरिटेट कर रहे थे फकीरों को। इरिटेटेड द वॉकर्स गलत है यहाँ, ये देखो जी। अच्छा, डेल्टा है द वॉकर्स वर बैगर्स एंड इरिटेट, ये बिल्कुल नॉनसेंस है ये तो। डेल्टा। सिक्स्थ का बताएं आप। जी, वली कह रहे हैं डेल्टा, मिसबा मुस्तफा कह रहे हैं डेल्टा। इसको हम करते हैं हाईलाइट। Why were you not telling me the right option? अच्छा, चार्ली इसलिए गलत है कि why you were लिखा हुआ है, ठीक है। डेल्टा इसलिए गलत है कि why were you not told गलत है ना बेटे। अच्छा, why were you not told, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। ये तब सही हो सकता था जब आगे मी ना होता तो, ठीक है। तो यहां पर टेलिंग आना चाहिए था, टोल्ड गलत है। और अल्फा में मिस्टेक ये है कि अगर ये क्वेश्चन है तो आखिर में क्वेश्चन मार्क नहीं है बेटे। सेवंथ का बताओ आप। सेवंथ का बताइए।
मिस वली कह रहे हैं बीटा, सदीका भी कह रही है बीटा। ठीक है, सॉरी, इसको हम कर देते हैं हाईलाइट। when was he being dismissed? इसका सिंपल स्टेटमेंट बनेगी he was being dismissed। क्वेश्चन इसका बनेगा was he being dismissed, और टाइम की सेंस ऐड करने के लिए when बनेगा, when लगेगा साथ। अच्छा, when he being गलत है बेटे, कोई was, कोई were, कोई is, कोई am, कोई कुछ तो लगा होता ना being से पहले। चार्ली इसलिए गलत है कि when was he been लिखा हुआ है, being आना चाहिए था यहां। अच्छा, और डेल्टा इसलिए गलत है कि when was he being dismissing गलत है, being के बाद तो थर्ड फॉर्म आती है ना पैसिव में। एट्थ बताओ अब। एट्थ, वली कह रहे हैं चार्ली, और मिसबा भी कह रहे हैं चार्ली। और हदीका भी कह रही हैं चार्ली। चार्ली को हम लोग कर लेते हैं हाईलाइट। हाउ वर दे बीइंग ट्रीटेड इन द हॉस्पिटल? हॉस्पिटल में उनके साथ कैसा सलूक किया जा रहा था, किस तरह सलूक किया जा रहा था। अच्छा, अल्फा इसलिए गलत है कि ट्रीटेड इन द हॉस्पिटल होना चाहिए ना। हाउ वर दे बीइंग ट्रीटेड द हॉस्पिटल, ये तो सेंस ही गलत है। बीटा है हाउ वर देम, देम बेटे ऑब्जेक्ट होता है, हमें सब्जेक्ट चाहिए, और दे सब्जेक्ट है। और डेल्टा इसलिए गलत है कि हाउ वर दे बीइंग ट्रीट, थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी यहां। नाइन्थ बताओ आप। यहां पर आप कह रहे हैं डेल्टा। ठीक है जी। माई बुक्स वर बीइंग सोल्ड, मेरी किताबें बेची जा रही थी। चार्ली इसलिए गलत है कि वर सेलिंग लिखा हुआ है। बीटा है माई बुक्स वर बीइंग सेल, सेल तो नाउन होता है बेटे। और अल्फा में बीइंग से पहले वॉज वर नहीं है, यहां पर ये मिस्टेक है। टेंथ बताइए। अदीका कह रहे हैं और वली कह रहे हैं बीटा। वेयर वॉज ही सेंडिंग हिज सर्वेंट? चलें जी, इसको करते हैं हाईलाइट। अल्फा में वेयर ही वॉज गलत है। चार्ली में वेयर वॉज ही सेंडिंग हिज सर्वेंट, अगर क्वेश्चन है तो आखिर में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था। और डेल्टा में वेयर वॉज ही बीइंग सेंट, अगर यहां तक फिक्रा होता ना फिर ये ठीक था, अगर हिज सर्वेंट ना होता यहां पे तो फिर ये बन जाता कि उसे कहां भेजा जा रहा था, वेयर वॉज ही बीइंग सेंट। लेकिन हिज सर्वेंट जो है ये गलत है। ठीक है जी, आज के लिए इतना। आपके मेरे ख्याल है 3-4 टॉपिक्स रह गए हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर को मैं अनाउंस करता हूं।
ठीक है बेटे, अल्लाह हाफिज।